Hello everyone, welcome back to the YouTube channel and this is your first question. आज का जो डे 3 में है हम लोग टोटल 7 क्वेश्चंस करने वाले हैं. आई थिंक आपने प्रीवियस वीडियोस देख लिया होगा, अदरवाइज जाके चेक कीजिए मेरे प्रीवियस वीडियोस में और उसको सॉल्व करना मत भूलिए. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है अनपेड सेलर के बारे में. ठीक है, आई मीन अनपेड सेलर जो है क्या वो एक्सरसाइज कर सकता है लाइट इनको कब कर सकता है. प्रॉपर्टी इन गुड्स पास हुआ है तो कर सकता है क्या. टर्मिनेशन, ये सब चीजें आपको यहाँ पूछी है तो इसके आंसर आपको क्या लिखना है जान लो. तो ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है तो इसमें कुछ वरी होने की जरूरत नहीं क्योंकि डायरेक्ट पता चलता है किसके बारे में. तो पहले चीज आपको राइट टू लीन लिखना है. राइट टू लीन का मतलब होता है रिटेन द पोजेशन ऑफ गुड्स. तो वहाँ तीन कंडीशन है जो आपको पता होना चाहिए. पेमेंट जब पोजेशन है तो रिटेन करने के लिए अंटिल द पेमेंट या टेंडर्स ऑफ द प्राइस. इसके बारे में आपको तीन कंडीशन दिया है. पहले तो गुड्स जो है वो सोल्ड होना चाहिए विदाउट एनी टर्म्स एज टू क्रेडिट. ओके, when the goods have been sold on credit, sold हुआ है क्रेडिट में एंड जो क्रेडिट रेट है वो एक्सपायर्ड हो गया एंड बायर हो गया इंसॉल्वेंट. ये तीन केस में ये केसेस है. ठीक है, कब एक्सरसाइज कर सकता है दो चीजों को याद रखना. जब अनपेड सेलर एक्चुअल पोजीशन ऑफ गुड्स सोल्ड में है. दूसरा, अनपेड सेलर रिटेन कर सकता है गुड्स को सिर्फ पेमेंट फॉर द प्राइस ऑफ अ गुड्स. ठीक है, चल यहाँ लीगल प्रोविजंस भी है जैसे कि कैश सेल्स में हो रहा है तो ये गुड्स को हम इमीडिएटली रिटेन कर सकते हैं. ओके, if credit sale में हो रहा है तो you can retain the goods okay after expiry of the credit period. buyer insolvent हो रहा है तो immediately आप retain कर सकते हो goods को जब तक वो whole price पे नहीं किया तो. ठीक है, deliver a part of goods. if उसने deliver किया है part of goods तो यहाँ आप exercise कर सकते हो remaining part of goods. तो right of lien अपना individual है in nature. Now, termination. पहले तो by delivery of goods to courier. Okay, तो if यहाँ से आप कर रहे हो तो यहाँ आप right of lien को lose करने वाले हो क्योंकि जो seller है वो possession of goods को lose करेगा क्योंकि वो deliver करने वाला है इससे. ठीक है, कल समझाइए. by delivery of goods to buyer. Okay, हमने यहाँ buyer को goods deliver कर दिया. ठीक है, तो यहाँ जो है वो यहाँ राइट ऑफ लीन को लूज करेगा जब वो डिलीवर करेगा गुड्स टू बायर. नाउ इफ आपको गुड्स मिला है फॉर लॉफुली मिला है जैसे कि कुछ रिपेयर करने के लिए बायर ने आपको दिया है तो यहाँ जो है आप यहाँ एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो राइट ऑफ लीन. Okay, by the vein of lien, if he likes, he may give up his right, and by the veiner, the line is lost. Okay. तो जैसे कि आपने लॉक जो है वो सेंड किया बट आपने की सेंड नहीं किया, आपको की तो डिलीवर करना पड़ेगा. ये सुन ओके, सो ये सब आप चीजें कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे. ठीक है, तो इसमें बोला है yes you can exercise his right of deed in even after he obtain a deed for the price of the goods from the court. ओके, सो ये सब चीज. सेकंड में मिस्टर टी जो है वो सोल करता है सब गुड्स टू मिस्टर टी फॉर 5 लाख on 15 days credit. Mr. D delivered the goods on due date. Mr. E refused to pay for it. Now, state the position and right of Mr. D. तो आपको यहाँ positions and right बताने हैं. तो क्या right है, तो मैंने आपको कल लेक्चर में आपको बताया था right against buyer. तो मैं यहाँ उससे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप वो ही लिखना है आपको. तो इन केस में क्या होने वाला है, मिस्टर डी ने गुड्स दे दिया ई को. ओके, 15 डेज का क्रेडिट है. if उसने रिफ्यूज किया तो D is unpaid seller according to section 45(1). the seller of goods is deemed to be unpaid seller. ठीक है, हमें पता है. तो has the goods have parted away from D, therefore D जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता राइट अगेंस्ट द गुड्स.
सिर्फ वो एक्सरसाइज कर सकता है राइट अगेंस्ट द बायर। ठीक है, ये याद रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने राइट अगेंस्ट बायर प्रीवियस वीडियो में बताया है, वही चीजें आपको लिखना है। इसमें क्या क्या आता है, सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, सूट फॉर ओके रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सूट फॉर इंटरेस्ट। उसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन दिया है, राम ने 200 बेल्स ऑफ कॉटन जो है वो शाम को सेल किया। ठीक है, एंड ओके सेल किया एंड सेंड कितना किया, लॉन्ड्री से 100 बेल्स और रेलवे से 100। तो शाम ने सिर्फ 100 बेल्स मिला लॉन्ड्री से, तो दूसरे बेल्स रेलवे से मिलने के पहले बैंक करप्ट हो गए। क्या राम एक्सरसाइज कर सकता है राइट ऑफ स्टॉपेज द गुड्स इन ट्रांसलेट? तो राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है, स्टॉपिंग ऑफ द गुड्स व्हाइल दे आर इन द कोर्स ऑफ ट्रांसलेट। जब वो जा रहा था रेलवे से तो रेलवे वाला जो है वो वहां ही रोक सकता है। ठीक है, हाँ यहाँ आपको 4 कंडीशन है। सेलर जो है वो अनपेड होना चाहिए, उसके पास he must have parted with possession of goods, the goods जो है वो ट्रांसलेट में होना चाहिए, एंड बायर जो है वो इंसॉल्वेंट होना चाहिए। यहाँ आपको समझा, यहाँ हमें क्या चाहिए, ट्रांसलेट में चाहिए गुड्स। ठीक है ना, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांसलेट, तो इट इज अ पीरियड बिटवीन कमेंसमेंट एंड एंड ऑफ ट्रांसलेट। मतलब ये कब स्टार्ट होता है, जब गुड्स को डिलीवर किया है करियर को, एंड कब एंड होता है, जब ये बायर एंड एजेंट जो है वो डिलीवर ले लेता है। ठीक है, तो जब गुड्स रिजेक्टेड बाय द बायर, करियर जो है कंटिन्यू टू हैव अ पोसेशन ऑफ गुड्स, तो यहाँ ट्रांसलेट डज नॉट कम्स टू एन एंड। एंड जब गुड्स डिलीवर टू द शिप स्टार्टेड बाय द बायर, तो क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या क्वेश्चन है, दैट इज करियर जो है वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहा है, तो ट्रांसलेट एंड में आ जाता है जब तक गुड्स अनलोड हो जाए। जब गुड्स अनलोड होता है तब एंड हो जाता है। करियर इफ एजेंट ऑफ बायर एक्ट कर रहा है, तो जब गुड्स लोडेड हुआ है बोर्ड ऑफ स्टेप में, तभी वो ट्रांसलेट वहां ही एंड होता है। कभी कभी क्या होता है, बायर जो है वो डिलीवरी ऑफ गुड्स ले लेता है जब पहले ही, ओके अपॉइंटमेंट डेस्टिनेशन मतलब मुझे मुंबई में लेना था, उसके पहले ही मैंने किधर और ले लिया। ठीक है, वैसा तो वहां ले लेता है, तो ये जो ट्रांसलेट है वहां ही एंड हो जाता है। ओके, sometime after goods arrived in the appointed destination, the courier acknowledges the buyer, now he is holding the goods on buyer behalf। जैसे रेलवे में आप गुड्स को किसी को डिलीवर कर रहे हो, रेलवे के जो भी है उनके पास है, तो वो बायर को इन्फॉर्म करते हैं, तब वहां ट्रांसलेट एंड हो जाता है। कभी कभी मतलब उसके बदले में वो ध्यान रखना है, जब तक बायर ना आए वो ध्यान रख रहा है, तो वहां ही ट्रांसलेट खत्म। कभी कभी क्या होता है, जो करियर है वो रॉन्गफुली रिफ्यूज करता है डिलीवर करना गुड्स टू द बायर, तो जो करियर है रिफ्यूज शुड बी रॉन्गफुल विदाउट एनी जस्ट कॉज, तो ऐसे केसेस में ट्रांसलेट वहां ही एंड हो जाता है। ओके, सो ये सब चीजें हैं जो यहाँ आपको बताई है। एंड उसके बाद जब गुड्स डिलीवर इन पार्ट्स, द सेलर में स्टॉप द रिमाइंडर ऑफ गुड्स अनलेस द डिलीवरी ऑफ गुड्स शोज एन इंटेंशन टू गिव अप द पोजीशन ऑफ होल ऑफ द गुड्स। ये सब आपको लिखना है आपके बुक में, और उसके बाद आपको बताना है कि क्या ये जो क्वेश्चन पूछा है वो, तो इसमें क्या, तो यहाँ राम बीन स्टिल अनपेड, तो वो स्टॉप कर सकता है 100 बिल्स ऑफ क्योर्ड जो सेंड किया गया है बाय रेलवे, जो गुड्स ट्रांसलेट में है, तो यही वो कर सकता है। ओके, गॉट इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे फोर्थ वाला, सूरज ने सोल किया वो वाला, तो ये जो क्वेश्चन है क्या बोला है, ये अगेंस्ट द बायर के बारे में ही है। ओके, फोर्थ वाला, तो ये आप पढ़ लेना। ठीक है, समझा आपको? चल, और इसमें आपको आंसर लास्ट में लिखना है। कंक्लूड क्या करोगे, जो सूरज है वो सक्सेस है अगेंस्ट सोहन फॉर रिकवरी ऑफ रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, ये आपको यहाँ लिखना है। फिर ए अग्रीज टू सेल द सर्टेन गुड्स टू बी ऑन सर्टेन डेट 10 days credit, the period of 10 days expired, the goods were in still of possession of A, B has also not paid the price of the goods, B become insolvent,
तो ए रिफ्यूज करता है टू डिलीवर द गुड्स टू एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ द लीव। इसमें क्या हो रहा है, जो ए है वो अग्री करता है कि वो सर्टेन गुड्स सेल करेगा बी को, वो भी सर्टेन डेज, वो भी 10 डेज का क्रेडिट देगा। 10 डेज एक्सपायर हो गया, गुड्स जो है वो ए के पास ही है, बी ने पे नहीं किया है, तो बी जो है वो इंसॉल्वेंट होता है, तो ए रिफ्यूज करता है डिलीवर करना गुड्स। तो एक्सरसाइज इज राइट ऑफ लीन, क्या वो कर सकता है क्या? तो राइट ऑफ लीन का एक्सप्लेनेशन लिखना जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये केस में क्या होता है, ए जो है वो एंटायर है कि एक्सरसाइज कर सकता है राइट ऑफ लीन ऑन द गुड्स, एंड बायर इंसॉल्वेंट हुआ है तो जो टर्म ऑफ क्रेडिट भी अपना एक्सपायर्ड हो चुका है। ओके, सो कोई भी बायर ने पेमेंट नहीं किया, ठीक है। चलो, तो ये समझो आपको। तो ज्यादातर क्वेश्चन सेम ही है, फिफ्थ फोर्थ वाला तो सेम ही था। 6 में देखोगे, 6 में बोला है ए जो है वो एजेंट है बायर का, ओके, एजेंट ऑफ अ बायर जिसने ऑब्टेन किया गुड्स फ्रॉम द रेलवे अथॉरिटी एंड लोड किया गुड्स को, वो भी ट्रक में। मीनवाइल रेलवे अथॉरिटीज ने नोटिस दिया बी को कि सेलर फॉर स्टॉपिंग गुड्स ट्रांसलेट जो बायर को हैज बिकम इंसॉल्वेंट। तो आपको बताना है कि whether the railway authority can stop the goods in transit as instructed by the seller. तो right of stoppage of goods के बारे में लिख देना, और फिर लास्ट में लिखना है कि रेलवे अथॉरिटी स्टॉप नहीं कर सकता है गुड्स को क्योंकि गुड्स ट्रांसलेट में नहीं है। तो ए जो है जिसने लोड किया है गुड्स को, वो भी ट्रक में किया है, ठीक है, ट्रक में किया, तो रेलवे अथॉरिटी क्या करेगा, ठीक है। 7th में देखो, 7th में बोला है जे जो है वो मशीन सोल्व करता है के को, एंड के जो है वो चेक देता है पेमेंट। चेक डिसऑनर्ड होता है, जे हैंडल ओवर द डिलीवरी ऑर्डर टू के, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो जे है वो डिलीवर ऑर्डर के को देता है, अभी के जो है वो आर को सेल करता है डिलीवरी ऑर्डर का। ना जे को क्या करना है, राइट ऑफ लीन को एक्सरसाइज करना है, क्या वो कर सकता है। तो राइट ऑफ लीन का एक्सप्लेनेशन लिखना, एंड यहाँ आप क्या लिखोगे, देखो जे ने मशीन सेंड किया है के को, आई मीन मशीन है वो, एंड के ने चेक किया था पेमेंट के लिए, बट चेक डिसऑन हुआ, मतलब जे जो है वो सेलर है, वो अनपेड सेलर है, सो वो एंटायर के वो एक्सरसाइज कर सकता है राइट ऑफ लीन को। बट आप सेक्शन 53 सबसेक्शन 1 में देखोगे, right of lien is deferred because he has given the document of title to the buyer. उसने क्या किया, डॉक्यूमेंट का टाइटल बायर को दे दिया, बायर ने ट्रांजैक्शन ऑफ सेल किया ऑन द बेसिस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। सो आर जो है जिसने परचेज किया मशीन फ्रॉम के, वो डिमांड कर सकता है डिलीवरी ऑफ मशीन। ओके, समझाइए। तो वही चीजें हैं जो आपको लिखनी है। तो आज के लिए इतना ही। वी हैव सॉल्व द 7 क्वेश्चंस। इसमें मैंने आपको बोला है प्रोविजन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो प्रोविजंस आपको लिखने हैं, उसके बाद फैक्ट मतलब क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, एंड लास्ट में आपको कंक्लूजन देना, ठीक है। तो प्रोविजन फैक्ट मिलते हुए आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे, लास्ट में कंक्लूजन के ऊपर भी मार्क्स होता है, ठीक है। सो तीनों इंपॉर्टेंट है, जस्ट नोट इट डाउन। फैक्ट तो ओके, हम क्वेश्चन को अच्छे से समरी वाइज करके लिख सकते हैं, प्रोविजन याद होना चाहिए, एंड देन क्वेश्चन को कंक्लूड करना आना चाहिए, ठीक है। तो आपके मॉड्यूल में लास्ट में कंक्लूजन दिया है, उसको रीड करो और समझो। सो वी हैव डन दिस डे 3, ओके, डे 3 का हो गया है। सो आज इतना ही। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, बाय।